हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, कल तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा था पहले हम उसको कनेक्ट करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चैप्टर नंबर 2। अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ये जाना है। ध्यान से सुनिएगा सारी बातें, ठीक है? ओके। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमको हमारी नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते। ओके, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कितने प्रकार के होते हैं तो ये भी हमने जाना पढ़ा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कल तक की क्लास में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। ओके, पहला एक हमने पढ़ा था बैक्टीरिया। क्या पढ़ा था? बैक्टीरिया। तो रिवाइज करते हैं, बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सेल वॉल तो होती है परंतु न्यूक्लियस नहीं होता। क्या होता है? सेल वॉल तो होती है, ये बाउंड्री, आउटर बाउंड्री, सेल वॉल तो होती है परंतु क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बैक्टीरिया बोलते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो बैक्टीरिया हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्फेरिकल बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया एंड स्पाइरल बैक्टीरिया। कौन कौन से? स्फेरिकल, रॉड शेप एंड स्पाइरल। तो इतनी बातें हमको बैक्टीरिया के बारे में पता होनी चाहिए। बैक्टीरिया वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास सेल वॉल तो होती है परंतु न्यूक्लियस नहीं होता, बट दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो ये स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप एंड स्पाइरल बैक्टीरिया, ये 3 प्रकार के बैक्टीरिया हमारे पास पाए जाते हैं। ओके, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था वायरस, सबसे परेशान करने वाला वायरस स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं? स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटे होते। तो ये 5 छोटे हैं, लेकिन वायरस इन सभी में सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, इसकी खास बात क्या है? पहली बात तो अंडरलाइन करने वाली है कि ये स्मॉलेस्ट होते हैं। दूसरी खास बात ये है कि ये जब तक हमारे बॉडी के बाहर रहेंगे, जब तक होस्ट बॉडी के यानी हमारी बॉडी के जब तक ये बाहर रहेंगे तब तक तो ये नॉन लिविंग है, और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आ जाएंगे तुरंत ये लिविंग हो जाते हैं। वायरस की बात है, ये जब तक हमारे शरीर से बाहर रहेंगे तब तक नॉन लिविंग, और शरीर के अंदर आएंगे तो ये लिविंग हो जाएंगे। तो इनको हम प्रॉपरली ये नहीं कह सकते कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग। शरीर से बाहर तो नॉन लिविंग, लेकिन होस्ट बॉडी के अंदर जाते हैं ये कैसे हो जाते हैं? लिविंग हो जाते हैं। इसीलिए हम वायरस को बोलते हैं बॉर्डर लाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ना ही हम इनको लिविंग में रखते हैं और ना ही हम इनको नॉन लिविंग में रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए इधर हम लिविंग चीज़ें रख रहे हैं और इधर नॉन लिविंग, तो वायरस को ना हम इधर रख सकते ना इधर, इसको हम इधर रखते हैं बॉर्डर लाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, बिल्कुल। पोलियो वायरस, कॉमन कोल्ड वायरस, ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए वायरस के कॉमन एग्जाम्पल। फिर आया था हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? ये भी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जनरली प्रोटोजोआ गंदे पानी में पाए जाते हैं। ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी इंसान जो भी काम करते हैं, एनिमल्स जो भी काम करते हैं, वो सारे का सारा ये भी करते हैं। ओके, हम लोगों ने ये भी पढ़ा। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आज, क्योंकि पहली क्लास है तो हो सकता है कि बच्चे अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एल्गी। एल्गी क्या होते हैं? एल्गी प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि एल्गी के पास क्या होता है? क्लोरोफिल। एल्गी के पास क्या होता है? क्लोरोफिल। ये अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो इसीलिए हम इनको प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होती है। ओके, हमको एल्गी के कुछ एग्जाम्पल पता होने चाहिए। ब्लू ग्रीन एल्गी, स्पाइरोगैरा और क्लेमाइडोमोनास। और फाइनली हमारे पास है फंजाई, 5वां ग्रुप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फंजाई। फंजाई का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कोई भी फंजाई का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर तो इसका प्लांट जैसा रहता है,
लेकिन इसके पास कोई भी गुण प्लांट जैसा नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी कैरेक्टर इसके प्लांट जैसे नहीं है। इसके पास क्लोरोफिल ही नहीं है, ये अपना खाना खुद बनाता ही नहीं है। ज़्यादातर फंजाई अपना खाना सड़ी गली चीज़ों से प्राप्त करते हैं। ज़्यादातर फंजाई अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं? सड़ी गली चीज़ों से। जैसे कि हमने कल बताया था कि ये मान लें कि रोटन ब्रेड है, सड़ा हुआ ब्रेड है, तो सड़े हुए ब्रेड से क्या बनाते हैं? उसके ऊपर फंगस, फफूंदी लग जाती है। बच्चों को फफूंदी फंजाई होती है, वो सड़े हुए ब्रेड से ही अपना खाना खाती है। ओके, तो ये 5 प्रकार हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, ये 5 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से हमारे लिए फ्रेंडली हैं, किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं और किस प्रकार से ये हमें बीमार करते हैं। तो इनके दोनों ही नेचर है, ये एक तरफ से हमारी ये मदद भी करते हैं थोड़ा थोड़ा, और एक तरफ से ये हमको बीमार भी करते हैं। ठीक है, और हमको यही डिसाइड करना है, इस चैप्टर का नाम ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। ये हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन हैं। तो इस चैप्टर के बाद हमको ये पता चलेगा, थोड़ा अनुमान लगाएंगे कि ये क्या है, दोस्त हैं या दुश्मन। कल हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे मदद करते हैं, उनका फ्रेंडली नेचर, जिसमें हमने पहली बात पढ़ी कि किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूध से दही, मिल्क से कर्ड में कन्वर्जन, इस जो प्रोसेस है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी मदद करते हैं। ओके, तो हम जल्दी से रिवाइज करते हैं अपना फटाक से। तो हमने क्या किया था, कैसे दूध से दही बना था। मान लीजिए हमने अपना मिल्क लिया था, ये हमारे पास थोड़ा सा मिल्क है, इसको हमें दही बनाना है, तो हम तो नहीं बना सकते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी मदद करेगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी मदद करते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल हमें बीमार करते हैं, नहीं, वो हमारी काफ़ी मदद भी करते हैं, हमारी काफ़ी हेल्प भी करते हैं। दोनों ही नेचर हैं, एक तरफ से हमारी हेल्प भी करते हैं और दूसरी तरफ से हमको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमें बीमार भी करते हैं। ओके, तो अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कम से कम हमको नाम तो याद होने चाहिए थोड़े थोड़े। इसमें हम पहले से थोड़ा सा दही डालेंगे, अपने गुनगुने दूध में क्या डालेंगे, थोड़ा सा दही, प्री मेड कर्ड, पहले से ही बना हुआ थोड़ा सा दही। इस दही में क्या होंगे बच्चों, हमने बताया था कल, इस दही में होंगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि गुनगुने दूध में अपनी संख्या बढ़ाएंगे। ओके, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए थोड़ी गर्मी चाहिए होती है, इसलिए हम दूध थोड़ा सा गुनगुना लेंगे। तो गुनगुने दूध में जो हम दही डालेंगे तो उसमें जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होगा वो अपनी संख्या को बढ़ाएगा, और जब पूरे में लैक्टोबैसिलस फैल जाएंगे तो वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करेगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इस दूध में, मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है, कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज शुगर, उस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में, कौन से एसिड में, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अपनी संख्या बढ़ाएगा और जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। दूध के अंदर पहले से ही नेचुरली एक शुगर होती है, लैक्टोज शुगर, उसको ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। ओके, और दूध हमारा खट्टा हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं दही। इस तरह लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे कर्ड बनाने में मदद करता है। तो ये बात हम लोगों ने कल पढ़ी थी। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था कि ब्रेड को बनाने में किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास मैदा की एक डफ होनी चाहिए और उसमें क्या मिला होना चाहिए, यीस्ट। मैदा की डफ में क्या मिला होना चाहिए, यीस्ट मिला होना चाहिए। यीस्ट क्या होता है, फंजाई, फंजाई का एक एग्जाम्पल है यीस्ट। तो ये यीस्ट क्या करेगा इस डफ के अंदर, डफ, डो, जो भी बोले, ले ही ले ले, हिंदी में बोले तो ले ही। ये यीस्ट इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। अब वो ले के अंदर है तो हवा तो वहां नहीं मिलेगी, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। और रेस्पिरेशन के रिजल्ट क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बनेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स इस मैदा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बनने लगेंगे, जिस कारण से ये डफ फूल जाएगी। ओके, और ये बबल्स इकट्ठे होते जाएंगे, अंदर जो यीस्ट है वो रेस्पिरेशन कर रहा है,
एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये डो और बड़ा हो गया, ये डफ जो है वो और बड़ा हो गया, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स इकट्ठे हो गए। अब इन बबल्स को बाहर हम कैसे निकालेंगे, तो हमने कल इस बात का डिस्कस किया था। जब हम इस डफ को, इस डो को, ये फूल चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स हैं इसके अंदर, हम इसको तलेंगे, बेक करेंगे, बेक तलेंगे, तब गर्मी के कारण ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स हैं ये ऐसे बाहर निकलेंगे, उल्टी सीधी जगह बनाते हुए अंदर ही अंदर से ऐसे बाहर निकलेंगे। जब हम गर्म करेंगे तो हवा जब गर्म होती है तो बाहर निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स जो होंगे वो ऐसे बाहर निकलेंगे और अंदर अंदर बबल्स के कुछ रास्ते बनेंगे जिन रास्तों से ये बबल्स बाहर निकले होंगे। ओके, आपने देखा होगा जब ब्रेड आप खाते हैं तो उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, होल्स होते हैं। बच्चों, वो होल्स इन्हीं बबल्स के रास्ते हैं जिन रास्तों से ये गए हैं। ओके, इस तरह हम ब्रेड बना लेते हैं। यीस्ट हमारा ब्रेड बनाने में काफ़ी मदद करता है। ओके, तो ऐसा नहीं कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही बनाने में हमारी मदद करता है। यीस्ट, फंजाई, ध्यान रखिए, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई हमारी ब्रेड बनाने में मदद करती है। यीस्ट का एक और यूज है, लुई पास्चर ने 1857 में एक प्रोसेस की डिस्कवरी की, एक प्रोसेस खोजी जिसका नाम होता है फर्मेंटेशन। क्या नाम होता है? फर्मेंटेशन। लुई पास्चर 1857 एक प्रोसेस की डिस्कवर की जिसका नाम होता है फर्मेंटेशन। यीस्ट क्या करता है? यीस्ट फंजाई। तो लुई पास्चर ने बताया कि अगर हम शुगर सॉल्यूशन ले लें, शुगर सॉल्यूशन का मतलब मीठा सॉल्यूशन। हम चीनी घोल के ले आए, गन्ने का रस ले लें, वो भी मीठा ही होता है ना। जो हमारे अंगूर होते हैं, अंगूर का रस ले लें, वो भी मीठा होता है। ठीक है, तो कोई भी हम शुगर सॉल्यूशन ले लें, उसके अंदर बच्चों यीस्ट डाल दें। क्या डाल दें? यीस्ट फंजाई, यीस्ट फंजाई। तो लुई पास्चर बताते हैं कि ये यीस्ट फंजाई है, इसको इसमें डला रहने दे कुछ दिनों तक, और ये यीस्ट फंजाई अपने आप इस शुगर सॉल्यूशन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगी। किस में कन्वर्ट कर देगी बच्चों? अल्कोहल में। ठीक है, यीस्ट फंजाई, यीस्ट YEAST, यीस्ट इस शुगर सॉल्यूशन को, इस शरबत को, शुगर सॉल्यूशन को हम शरबत भी बोल सकते हैं, इस शुगर सॉल्यूशन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग शुगर सॉल्यूशन इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। किसकी सहायता से? यीस्ट की सहायता से। इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। शुगर सॉल्यूशन का अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है बच्चों? फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? पहली बार ये किसने किया था? लुई पास्चर ने 1857 में। ये बात हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, बिल्कुल। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए 5 प्रकार के हैं, तो सारे बैक्टीरिया खराब नहीं हैं, सारे फंजाई खराब नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं, सारे एल्गी खराब नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं। ठीक है, यही हमको इस चैप्टर में बताया जाएगा कि कौन कौन से अच्छे हैं और वो हमारी किस प्रकार से मदद करते हैं, और कौन कौन से खराब हैं वो हमें किस प्रकार से बीमार करते हैं। दोनों ही बातें बताई जाएंगी। ओके, तो पहले तो हम ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बायोलॉजी है तो इसमें क्या होता है, कुछ नाम होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इनकी स्पेलिंग्स ध्यान रखनी है ना। राइजोबियम, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, ये बहुत कठिन स्पेलिंग्स होती हैं छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के लिए क्या, ये बड़े लोगों के लिए भी कठिन स्पेलिंग्स ही होती हैं। डेली देखते रहोगे तो याद रहेंगी, अन्यथा ये भूल ही जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। तो हमको ये गलतियाँ नहीं करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी। ओके, तो बहुत ध्यान से आज का ये पूरा क्लास देखने के बाद, इसीलिए मैंने कल की बातें भी आज बताई,
जिससे कि कनेक्ट हो जाओ अच्छे से, क्योंकि पहला दिन है, बच्चों को आदत नहीं है, देखना ही नहीं जानते छोटे बच्चे कैसे देखा जाता है क्लास, है ना। तो पूरा क्लास बहुत ध्यान से सुनिए। उसके बाद हम नोट्स के फ़ोटोज़ भेजेंगे, तो उन फोटोज़ से देखिए कि हाँ आज ये पढ़ाया गया था, उससे रिलेटेड ये हमारे नोट्स हैं। ठीक है, बिल्कुल। क्या हुआ, हमको पता होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से दूध से दही बनाने में हमारी मदद करते हैं, यीस्ट किस प्रकार से ब्रेड बनाने में हमारी हेल्प करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करके CO2 के बबल्स आ जाते हैं, है ना, और यीस्ट किस प्रकार से शुगर सॉल्यूशन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, इस शुगर सॉल्यूशन से अल्कोहल का कन्वर्जन की जो पूरी प्रोसेस है ये बड़े क्लास में रखी गई है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल कौन बनाता है ना। ये हमारे गांव में भी लोग बना के रख लेते हैं, जिसको बोलते हैं कच्ची शराब, जैसे पकड़ी जाती हैं, हर दिन कोई ना कोई अखबार में खबर आती है कि यहाँ ये पकड़ी गई। तो ये घरों में भी बना लेते हैं लोग गन्ने के शरबत से। तो शुगर सॉल्यूशन से अल्कोहल का कन्वर्जन क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। बिल्कुल। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी और भी कोई मदद करते हैं? बिल्कुल। तो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करना, ब्रेड बनाना, अल्कोहल, बच्चों बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दवाइयाँ बनाने में भी यूज होते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दवाइयाँ बनाने में भी यूज होते हैं, तो वो भी एक प्रकार से हमारी हेल्प हुई, क्योंकि दवाइयाँ तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, है ना। बिल्कुल। ऐसी दवाइयों को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि हम बीमार कैसे पड़ते हैं, क्योंकि तभी दवा का फंक्शन समझ में आएगा, तभी दवा का काम समझ में आएगा। बच्चों देखिए, क्या ये हमारा शरीर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमार करने वाले होते हैं वो, जैसे अगर हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया खा लें तो हमें कुछ नहीं होगा। दही खाते हैं हम सुबह शाम दोपहर, कभी भी दही खा लें कुछ नहीं होगा। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे होते हैं जिनको खाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब नहीं हैं। तो जो खराब वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे बीमारियां होती हैं, वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो खराब वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे शरीर में आ जाए, बहुत सारे रास्ते हैं। नाक के थ्रू आ सकता है, मुंह के थ्रू आ सकता है ना। हम लोगों के हाथ गंदे होते हैं, खाना खा लेते हैं तो मुंह के थ्रू भी आ सकता है। सांस लेते हैं तो वो नाक के थ्रू भी आ सकता है। बिल्कुल, आइस के थ्रू भी आ सकता है ना। अभी कोरोना चल रहा है तो कहा गया कि आंखों को ज़्यादा टच मत करिए, कि आंख के थ्रू भी अगर हमारे हाथों में हुआ तो वो आंख के अंदर, आंख के जरिए हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा। नोज को ज़्यादा टच मत कीजिए, क्योंकि हाथों में अगर कहीं लगा हुआ तो नोज से अंदर चला जाएगा। मुंह में उंगली मत रखिए ज़्यादा, मास्क पहन के रखिए। तो ये सारी बातें हमको बताई गई हैं। तो कुछ रास्ते हैं जिनसे गंदे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे शरीर में जा सकते हैं। ये अंदर जाके करते क्या है? ये अंदर जाके इनका सबसे पहला काम होता है, ये अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं। ये बहुत बुरी तरीके से अपनी संख्या बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं और हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं। बच्चों, हमारे शरीर में इन गंदे गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार करने आए हैं, इनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में पहले से ही कुछ सेल्स हैं। हमारे ब्लड में WBC होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, आपने सुना होगा ये नाम, है ना। हमारे ब्लड में RBCs भी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, जिस कारण से हमारा ब्लड लाल होता है। कुछ वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं जो कि इनसे लड़ती हैं। ये जो डिजीज कॉजिंग गंदे गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में आ जाते हैं, उनसे कौन लड़ता है? WBCs लड़ती हैं। हमारे अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, वो एंटीबॉडीज इनसे लड़ती हैं और इनको हरा देती हैं, भगा देती हैं हमारे शरीर से, और हमारा शरीर जीत जाता है। हमारे शरीर के पास WBCs हैं लड़ने के लिए और एंटीबॉडीज हैं जो कि डिजीज कॉजिंग गंदे गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ती हैं, और उनको अगर हरा दिया तो हम जीत गए। हमारा शरीर स्वस्थ बना रहेगा, बीमार नहीं होंगे। लेकिन अगर वो जो गंदे गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं
वो हमारे शरीर में आ गए। इन लोगों ने खूब लड़ाई की, उनको हराने की पूरी कोशिश की। हमारे शरीर पूरी कोशिश करता है कि हम उनको भगा दें और स्वस्थ बने रहें। लेकिन बाई चांस अगर हम बीमार हो गए, जो बाहर से आए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्होंने हमें बीमार कर दिया, हरा दिया इन लोगों को, WBCs को, एंटीबॉडीज को, तो क्या होगा? ऐसी अवस्था में हमारा शरीर बीमार हो जाता है और हमको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। क्या लेनी पड़ती हैं बच्चों? दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, और उन दवाइयों का नाम होता है एंटीबायोटिक्स। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। ये एंटीबायोटिक्स करती क्या है? ये एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में जाती हैं और एंटीबॉडीज जो उनसे लड़ रही थी, गंदे गंदे बैक्टीरिया से, गंदे गंदे वायरस से, गंदे गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एंटीबॉडीज जो उनसे लड़ रही थी उनकी हेल्प करती हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? उनकी हेल्प करती हैं और उन गंदे गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हरा देती हैं। एंटीबॉडीज बेचारी अगर नहीं लड़ पाएंगे अकेले तो हमको दवाई लेनी पड़ेगी और फिर मिलकर लड़ाएंगे और उनको हराएंगे। इस तरीके से एक युद्ध चल रहा है शरीर के अंदर। जब कोई डिजीज कॉजिंग गंदा कीटाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में चला जाता है तो हमारे शरीर में लड़ाइयाँ होती हैं अंदर ही अंदर। ओके, तो ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये सबसे पहला काम करती हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में आया है, जो हमें बीमार करने के लिए आया है, उसकी ग्रोथ को ये खत्म करती हैं। वो बहुत जल्दी संख्या बढ़ाने का काम करता है। वो जैसे ही हमारे शरीर में आएगा अपनी संख्या बढ़ाएगा, तो वो जो रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या बढ़ाता है, एंटीबायोटिक्स उनकी संख्या को कम करने लगती हैं और उन्हें मार देती हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? ये वो दवाइयाँ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बीमार करने के लिए हमारे शरीर में आते हैं, उनको ये एंटीबायोटिक्स मार देती हैं और हमारे शरीर को बचा लेती हैं बीमार होने से। ओके, तो एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको मार देती हैं। शरीर के अंदर जैसे ही जाएंगी ये दवाइयाँ, वो उन गंदे गंदे कीटाणुओं को मार देती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती हैं। उन दवाइयों को हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात हमको पता होनी चाहिए। ओके, एंटीबायोटिक्स को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बहुत मदद करते हैं। तो ये बात हमको पता होनी चाहिए कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है, एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती हैं, उनका काम क्या होता है। ये शरीर के अंदर जो गंदे गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं हमें बीमार करने के लिए, उनको ये ख़त्म कर देती हैं, उनको ये मार देती हैं और हमारे शरीर को बचा लेती हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये हमारा फ्रेंडली नेचर है। मिल्क से कर्ड बनाना, ब्रेड बनाना, अल्कोहल बनाना, एंटीबायोटिक्स बनाना, इन सभी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब नहीं है, सारे खराब नहीं हैं, कुछ हमारी हेल्प भी करते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम हमको पता होने चाहिए, बिल्कुल, जैसे पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये काफ़ी फेमस एंटीबायोटिक्स हैं। कौन कौन सी? पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारी की सारी एंटीबायोटिक्स काफ़ी फेमस एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत फेमस दवाइयाँ हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं। किनसे बनती हैं बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं। ओके, तो ये इस प्रकार से हमारी हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हम लोग एंटीबायोटिक्स में करते हैं। कुछ और भी चीज़ें होती हैं दवाइयों जैसी, जैसे कि वैक्सीन, आजकल शब्द बहुत चल रहा है, तो वैक्सीन भी हम समझाते हैं। वैक्सीन क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में टीका। बच्चों, वैक्सीन भी दवा ही जैसी होती है, दवा जैसी ही होती है। बस अंतर क्या है कि वैक्सीन हमेशा बीमार होने से पहले ली जाती है। वैक्सीन हमेशा बीमारी होने से पहले ली जाती है। जैसे कि हम पैदा होते हैं और पैदा होते ही 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद बहुत सारी वैक्सीन हमको लगानी पड़ती हैं, जिससे कि भविष्य में जब हम बड़े हों तो हम बीमार ना हों। ठीक है, तो वैक्सीन्स जो होती हैं, टीका जो होते हैं, वो हमें
बीमारी से पहले लेने होते हैं। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, अगर हमने अभी वैक्सीन ले लिया तो हो सकता है भविष्य में हमको कोरोना ना हो, बीमारी होने से पहले ली जाती है। जबकि एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ हैं जो बीमारी होने के बाद ली जाती हैं। ये अंतर है दोनों दवाइयों में, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स में। फिर से सुन लीजिए, एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ हैं जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में आ गया, हम बीमार हो गए, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं दवा लेने, तो वो जो दवाएं देते हैं वो एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो बीमारी के बाद ली जाती हैं। वैक्सीन्स हमें बीमारी से पहले ली जाती हैं। आपको याद होगा हम छोटे से ही पोलियो की वैक्सीन पीते थे। हमको पोलियो हुआ नहीं है, और वो शायद इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमने छोटे पे काफ़ी वैक्सीन पी है पोलियो की, जो 2-2 ड्रॉप पिया जाता था, है ना, 5-6 साल तक शायद पीते हैं छोटे बच्चे। तो वो इसलिए पी जाती है वैक्सीन। वैक्सीन एक बार जब हम ले लेते हैं तो वो हमारे शरीर में चली जाती है और फिर फ्यूचर में हमको बीमार होने से बचाती है। ठीक है, वैक्सीन एक बार हम ले लेते हैं तो हमारे शरीर में चली जाती है और फ्यूचर में हमको बीमारी से बचाती है। तो वैक्सीन वो दवाइयाँ होती हैं जो बीमारी से पहले ली जाती हैं, और ये बीमार होने के बाद लेते हैं, ये डॉक्टर देते हैं, जो अभी तक हम लोग डॉक्टर के पास लेने जाते हैं वो होती हैं ये। ओके, तो बीमारी से पहले ली जाने वाली दवाइयाँ वैक्सीन कहलाती हैं। जैसे कि हम पोलियो ड्रॉप्स लेते हैं, पोलियो की वैक्सीन लेते हैं, तो भविष्य में हम पोलियो से बीमार नहीं होते। ऐसे ही हेपेटाइटिस की वैक्सीन आती है ना। ऐसे ही अभी कोरोना की वैक्सीन चल रही है, अगर हम कोरोना की वैक्सीन ले लेंगे तो आगे शायद कोरोना हमें ना हो, है। बिल्कुल, वैक्सीन लेने के बच्चों 2 मेथड हैं। एक तो थ्रो माउथ, अगर हम माउथ से लेना चाहें तो माउथ से भी ले सकते हैं। कुछ वैक्सीन्स को हम माउथ से लेते हैं, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन, और कुछ वैक्सीन हम इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। तो 2 तरीके से वैक्सीन हम ले सकते हैं, इंजेक्शन के जरिए और माउथ के जरिए, ओरल, माउथ के जरिए भी ले सकते हैं और इंजेक्शन के जरिए भी ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बहुत सारी मदद करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े हो जाएंगे तो और भी कई सारी बातें पढ़ेंगे कि ये तो ठीक है, इतना तो करते ही हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और भी बहुत बुरी तरीके से हमारी मदद करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी तरीक़ों से हमारी मदद करते हैं। पहला, कैसे वो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करा देते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करा देते हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। ओके बच्चों, कैसे वो ब्रेड बनाने में हमारी मदद करते हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। अल्कोहल के प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज है, वो भी हमको पता होना चाहिए, है ना। हम लोग कल से पढ़े थे अल्कोहल कैसे बनता है, याद होगा। शुगर सॉल्यूशन में हम लोग यीस्ट डालते हैं और यीस्ट शुगर सॉल्यूशन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को बच्चों? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। एंटीबायोटिक्स यानी दवाइयों को बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बहुत सारी हेल्प करते हैं। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अभी हम नोट्स में भेज देंगे। तो ये कुछ नाम हैं एंटीबायोटिक्स के, वो हमको याद रखने हैं, ठीक है। बिल्कुल, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है, इनको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाया जाता है। बस अंतर ये है कि ये बीमार होने के बाद ली जाती है, जबकि वैक्सीन बीमारी से पहले ली जाती है। हेपेटाइटिस का अगर हम वैक्सीन ले लेते हैं तो हमको हेपेटाइटिस नहीं होता। चेचक का टीका, चेचक की वैक्सीन अगर हमको छोटे पे लगी है तो हमको भविष्य में चेचक, जब हम बड़े हो जाएंगे तो कभी भी हमको चेचक नहीं होगा, चिकन पॉक्स जिसे बोलते हैं। ओके बच्चों, तो वैक्सीन हमेशा बीमारी से पहले ली जाती है। एक बार बीमार हो गए फिर वैक्सीन नहीं ली जाती, फिर तो हमको एंटीबायोटिक्स ही लेनी होती है। एक बार अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में आ गया, हमको बीमार कर दिया, फिर तो एंटीबायोटिक्स ही हमें बचाती हैं, ठीक है। और अगर अभी हम बीमार नहीं हुए हैं, स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं अपना। अगर हमने एक बार वैक्सीनेशन करा लिया है, वैक्सीन ले ली है, तो हम श्योर हो सकते हैं कि अब हमारा भविष्य सुरक्षित है लगभग। ओके बच्चों, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तरीक़ों से हमारी मदद करते हैं। इनके अलावा बच्चों एक एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये दोनों लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारी काफ़ी मदद करते हैं। कौन कौन से? ब्लू ग्रीन एल्गी,
राइजोबियम बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारी मदद करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको याद होगा हमने क्या पढ़ाया था राइजोबियम बैक्टीरिया में, जब बता रहे थे कि जो हमारे पास लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, दाल वाले पौधे, लेग्यूमिनस प्लांट्स, उनकी जड़ों में कुछ गांठें होती हैं, नोड्स होते हैं, और इन नोड्स में ही बच्चों कौन रहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। इन नोड्स में ही कौन रहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। लेग्यूमिनस प्लांट्स की नोड्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया, हवा में तो बहुत नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 99% तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है, बाकी छोट-मोट 0 पॉइंट कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु 78% नाइट्रोजन है, हवा में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को जमीन में फिक्स करने का काम करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, हवा की नाइट्रोजन को जमीन में फिक्स करने का काम करते हैं। इसी प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का जमीन में फिक्स कर देना। बहुत अच्छी बात है ये, नाइट्रोजन अगर हमारे ज़मीन में आ गई तो फिर हमको बाज़ार से NPK की बोरी नहीं लानी पड़ेगी, बाज़ार से यूरिया नहीं लानी पड़ेगी, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी हो जाएगी। ओके बच्चों, तो एक और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये फ्रेंडली नेचर है हमारा। जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया, और ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। दोनों ही क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस करते हैं। ओके, एक बैक्टीरिया है, एक एल्गी है। और बच्चों आपने सुना होगा, देखा होगा कि जब कोई हमारे गांव में या आसपास कोई जानवर, कोई भैंस वगैरह ख़त्म हो जाती है, तो जहाँ पे वो उसका शरीर डला होता है, वो समय के साथ धीरे धीरे महीने 2 महीने में अपने आप वहाँ से ख़त्म हो जाता है। पहले तो चील कौए कुत्ते वगैरह उसे खा लेते हैं, लास्ट में जो कंकाल बचता है, हड्डियों का कंकाल, उसको धीरे धीरे वो अपने आप मिट्टी में मिल जाता है। ऐसा कैसे होता है बच्चों? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा काम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे आसपास एनवायरनमेंट को साफ सफाई का काम करते हैं, डिकेइंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि कोई जानवर ख़त्म हो गया है, तो वो उसका शरीर पड़ा हुआ है, पहले तो बड़े बड़े जानवर उसे खा जाएंगे, जब हड्डी वगैरह बचेगी वो भी 1-2 महीने बाद ख़त्म हो जाती है। हम उसके ऊपर से निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है यहाँ पे कोई कभी भैंस भी ख़त्म होकर यहाँ पे पड़ी थी, है ना। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको खा के मिट्टी में मिला देते हैं, खा के सड़ा के मिट्टी में मिला देते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सफाई का काम भी करते हैं। ओके बच्चों, सफाई का काम, क्लीनिंग। तो ये देखिए कितनी बड़े लिस्ट बन गई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कि वो किन किन तरीक़ों से हमारी मदद करते हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फिर से। दूध से दही बनाना हमको पता होना चाहिए बच्चों, सारी प्रोसेस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया किस प्रकार से दूध से दही में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करता है। ब्रेड बनाना, यीस्ट फंजाई ब्रेड बनाने के काम में आती है। अल्कोहल बनाना, शुगर सॉल्यूशन का अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाना कौन करता है बच्चों? पता होना चाहिए, यीस्ट फंजाई। फर्मेंटेशन प्रोसेस इसको बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस? फर्मेंटेशन प्रोसेस। लुईस पास्चर 1857 ने इसकी खोज की थी। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं, वैक्सीन्स भी वो दवाइयाँ होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं। बस अंतर यह है कि एंटीबायोटिक्स बीमारी होने के बाद में ली जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं उसके बाद में ली जाती है। तो ये दवाई उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देती है, उनको उनकी ग्रोथ को रोक देती है और उन्हें मार देती है। ओके, वैक्सीन बीमार होने से पहले ली जाती है। ये बाई माउथ भी ले सकते हैं और बाई इंजेक्शन भी ले सकते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके हमारी मदद करते हैं। और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चीज़ों को सड़ा गला के मिट्टी में मिला देते हैं, चीज़ों को सड़ा गला के मिट्टी में मिला देते हैं। ओके बच्चों, तो क्लीनिंग का काम भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, ये भी एक अच्छा काम है।
तो बहुत तरीक़ों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी मदद करते हैं। तो ये है बच्चों आज की क्लास। हालांकि हमने आज की क्लास में ज़्यादातर कल की चीज़ें ही डिस्कस की हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, दवाइयाँ होती हैं जो बीमारी होने के बाद ली जाती हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार के हमें स्वस्थ रखती हैं, हमें हेल्दी कर देती हैं, हमको बचा लेती हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो यही मिलती है। बीमारी होने से पहले जो ली जाती है, तो हम स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं, तब जो दवाइयाँ ली जाती हैं उनको वैक्सीन बोलते हैं। आपने सुना होगा जब बच्चे छोटे होते हैं तब भी बहुत सारी वैक्सीन ली जाती हैं, उसको दी जाती हैं, जिससे कि भविष्य में जब वो बड़ा हो तो बीमार ना हो। पोलियो की वैक्सीन ली जाती हैं, हेपेटाइटिस की वैक्सीन ली जाती हैं, चेचक की वैक्सीन ली जाती हैं, चेचक के टीके छोटे पे लगवाए जाते हैं, तो जिससे कि भविष्य में हमें बीमारी ना हो। और राइजोबियम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारी मदद करते हैं, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चीज़ों को सड़ा गला के एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं अपने आप। हम चीज़ों को डाल दें और देखें वो थोड़े दिनों बाद अपने आप सड़ जाएगी, गल जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पे वो चीज़ डाली थी, है ना। बिल्कुल। तो ये है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फ्रेंडली नेचर। इन तरीक़ों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी मदद करता है, हमारी हेल्प करते हैं। ओके, तो जनरली लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, वो हमें हमेशा बीमार कर देते हैं। इस प्रकार से जो टेलीविज़न में ऐड आते हैं कि बैक्टीरिया आज हैं हमें बीमार कर देंगे, असल में ऐसा नहीं है। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी मदद भी करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, बहुत सारे फंजाई हमारी मदद भी करते हैं। यीस्ट फंजाई, एस्परजिलस फंजाई, पेनिसिलिन फंजाई, है ना, पेनिसिलियम, उससे पेनिसिलिन दवा बनाई जाती है। तो एंटीबायोटिक्स होती है पेनिसिलिन। ऐसा नहीं है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी मदद भी करते हैं, सभी गंदे नहीं होते। ओके, अब हम इनका वो रूप देखेंगे जो हमको ज़्यादातर बताया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से हमें बीमार करते हैं। ये तो वो है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं, जिनमें ज़्यादातर चीज़ें हम कल परसों की क्लास में पढ़ चुके थे। रिवाइज इसलिए किया, कनेक्ट हो जाए। ओके बच्चों, तो जो डिजीजेस होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। यहाँ से हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। जो बीमारियां होती हैं बच्चों, वो दो प्रकार की होती हैं। एक वो बीमारियां होती हैं जो बहुत बुरी तरीके से फैल जाती हैं, जैसे कि हम अगर बीमार हो गए और हमसे जो भी लोग मिलेंगे वो भी बीमार हो जाएंगे। एक वो बीमारियां होती हैं जो एक ही इंसान, जैसे अगर हम बीमार हो गए तो हम ही बीमार रहेंगे, हमसे अगर कोई मिल ले आके, हमसे बात कर ले आके, तो वो बीमार नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार की बीमारियां होती हैं, एक वो जो फैल जाती हैं, एक वो जो फैलती नहीं हैं। बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होती हैं जो फैलती हैं, जो छूने से फैल जाए, जो जूठा खाना खाने से फैल जाए, जो हवा के जरिए फैल जाए, कपड़े शेयर करने से फैल जाए, ऐसी बीमारियों को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। और जो ना फैले, जैसे हम बीमार हैं और हम ही बीमार रहेंगे, हमारे साथ आके खेल लोगे, थोड़ा बातें कर लोगे, थोड़ा अच्छा लगेगा हमको भी, तो और आप बीमार भी नहीं होंगे, ऐसी बीमारियों को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। ओके, तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, CABLE। कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जो फैल जाती हैं, हवा के जरिए फैलती हैं, छूकर फैल जाती हैं, कपड़े शेयर करने से फैल जाती हैं, फिजिकल टचिंग से फैल जाती हैं, जूठा खाना खाने से फैल जाती हैं। ऐसी बीमारियों को हम कम्युनिकेबल बोलते हैं, और जो नहीं फैलती उनको हम नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं। ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होती क्योंकि ये फैलती नहीं है। कोविड कैसा है? कम्युनिकेबल है, इसीलिए बोला जाता है कि अगर किसी ने छींक दिया है ना तो उससे हो जाता है ये कोविड। तो ये काफ़ी कम्युनिकेबल है, बहुत बुरी तरीके से फैलता है ये कोविड। ओके, तो हमारा
आगे का जो सेशन है वो इन्हीं बीमारियों पे है कि कम्युनिकेबल बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, किस तरीके से हम बचें। सबसे बड़ी बात यह है केवल बताना नहीं है सिलेबस में कि इस तरीके से बीमारियां फैल जाती हैं, हमको ये भी सीखना है कि इनसे बचें कैसे। कम्युनिकेबल डिजीजेस फैल जाती हैं बहुत बुरी तरीके से, अच्छी बात है, लेकिन इनसे बचें कैसे हम। ओके, तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। बच्चों, कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जो बहुत बुरी तरीके से फैलती हैं। किन किन तरीकों से फैल सकती हैं? थ्रू एयर, हवा से फैल सकती हैं। जैसे हमने छींका, जब हमने छींका होगा तो गंदे गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा में आ गए होंगे और फिर किसी ने बहुत अच्छे से सांस ले ली, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे के शरीर में चले गए सांस लेने से। तो हवा के जरिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकते हैं। हमने छींका, किसी और ने सांस ले ली तो वो हमारे शरीर से निकला और किसी और के में चला गया। तो थ्रू एयर। फिजिकल टचिंग, फिजिकल टचिंग मतलब हाथ मिलाने से या किसी को छूने से भी बीमारियां फैल जाती हैं, है ना। जुकाम भी फैल जाती है, जुकाम तो हवा से भी फैल जाती है कि हमने छींक दिया तो आसपास के लोगों को जुकाम होने के चांस हो जाते हैं, हो ही जाते हैं। वो जुकाम बहुत जल्दी फैल जाती है, मुझे तो बहुत जल्दी हो जाती है जुकाम, अगर कोई छींक दे आसपास तो बड़ा जल्दी बीमार हो जाते हैं। फिजिकल टचिंग, हाथ मिलाने से भी कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जुकाम भी हो जाती है। जैसे अगर किसी ने छींका तो उसके हाथ में वो गंदे वायरस आ गए होंगे, कॉमन कोल्ड वाले, और फिर किसी ने उससे हाथ मिला लिया, अगले ही क्षण, अगले ही पल किसी ने उससे हाथ मिला लिया तो वो वायरस ट्रांसफ़र हो गया दूसरे शरीर में तो इस तरीके से भी वो बीमार हो सकता है। वाटर से भी हो सकती हैं बीमारियाँ, जूठा पानी पिला दें, है ना। कपड़े शेयर करने से भी हो जाते हैं कि हमारा, अगर हम बीमार हैं तो हमारे कपड़ों में भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे बीमार करने वाले, और अगर हमारे कपड़े किसी ने पहन लिए तो उसको भी होने के चांस हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत तरीके से फैल जाती हैं, इसीलिए वो खतरनाक होती हैं। तो कैसे बचें हम, इन सब बातों को हम अगले क्लास में देखेंगे, कल की क्लास में देखेंगे। बच्चों, आज की क्लास ज़्यादातर कल से कनेक्टेड थी। हमने आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फ्रेंडली नेचर देखा और ज़्यादातर हमने कल की बात ही रिवाइज की। उसका कारण ये है कि आज पहली क्लास थी, बहुत सारे बच्चे पता नहीं कैसे देखें, कुछ पता नहीं, अभी उन्हें आइडिया नहीं है। हालांकि हम तो पिछले साल भी काफ़ी पढ़ाए, लेकिन आप लोग हमसे नहीं मिले। तो चूँकि आपका पहली बार कनेक्शन है, पूरी लेक्चर को देखिए, पूरे वीडियो को देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। ओके बच्चों, और ध्यान से रोज़ाना क्लास देखनी है, क्योंकि जब क्लास स्टार्ट होगी 30 तारीख के बाद, बीच में ही हम टेस्ट लेंगे। जैसे ही 3 चैप्टर हो जाएंगे साइंस के तो हम टेस्ट लेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि नहीं और कितना ध्यान से देख रहे हैं। ओके, तो आप देखते रहिए, अच्छे से सीखते रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।